नरेंद्र पांडे का अभिवादन स्वीकार करें। लोकसभा चुनाव का झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए जबरदस्त था, मगर हरियाणा विधानसभा के परिणामों ने उसे राहत जरूर दिया है। पिछले एक दशक में पहली बार भाजपा लोकसभा में अपने दम पर बहुमत पाने में विफल रह गई थी। इस विफलता का कारण उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में पार्टी का खराब प्रदर्शन रहा। ये वे दो राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने काफी सीटें खोई। भाजपा नेतृत्व को उम्मीद थी कि अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक समारोह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से उसे उत्तर प्रदेश में बहुमत सीटें जीतने में मदद जरूर मिलेगी, लेकिन चुनाव परिणामों में यह भावनाएं प्रतिबिंबित नहीं हुई और 2014 में सत्ता में आने के बाद से पार्टी का यह सबसे खराब प्रदर्शन साबित हुआ। संघ परिवार के सदस्यों के साथ समन्वय की कमी और आत्मसंतुष्टि लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार कारणों में से एक माना गया। लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि विपक्षी दलों ने लोगों के अंदर विशेष रूप से एससी एसटी को सफलतापूर्वक यह विश्वास दिला दिया कि एनडीए ने 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य इसलिए रखा है क्योंकि वह संविधान को बदलना चाहता है। अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने हैं। आम चुनाव के दौरान सामने आई चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए बीजेपी तैयारी कर रही है। इसकी कार्यसूची में सबसे प्रमुख है उत्तर प्रदेश में असंतुष्ट दलित मतदाताओं को वापस अपने पक्ष में करना और महाराष्ट्र में गैर क्रीमी लेयर आय सीमा बढ़ाकर ओबीसी तक पहुंच जाना। अपनी स्थिति सुधारने तथा इन समुदायों के खोए हुए मतदाताओं को वापस जीतने के लिए भाजपा ने अपने सदस्यता अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति समुदायों के सदस्यों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में चुनावों से पहले भाजपा और उसके सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना ओबीसी समुदाय के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने का प्रयास कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि पार्टी को लोकसभा चुनावों में इसलिए नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि वह मराठा आरक्षण की मांग और इसके खिलाफ ओबीसी समुदाय के विरोध के बीच संतुलन नहीं बना सकी। इसलिए चुनावों की घोषणा से ठीक कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से गैर क्रीमी लेयर के लिए लाभ प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के लिए आय सीमा को वर्तमान 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए प्रति वर्ष करने का आग्रह किया ताकि आरक्षण का लाभ अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन भाजपा के लिए एक और चुनौती है और वह यह कि अगर पार्टी आरक्षण के बारे में बहुत ज्यादा बात करती है तो उसे हिंदुत्व मतदाता आधार और मध्यम वर्ग के मतदाताओं को खोने का डर है। इसलिए भाजपा के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह चुनावों से पहले जो कथा बनाना चाहती है उसके बारे में सावधान रहे। दूसरा पासा जो भाजपा ने फेंका वह है महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से 13 दिन पहले केंद्र सरकार द्वारा लिया गया एक अहम फैसला, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्रकृति, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान कर दिया। इस घटनाक्रम को मोटे तौर पर केंद्र की भाजपा नीति एनडीए सरकार द्वारा राजनीति से प्रेरित कदम के रूप में देखा जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना, जो महाराष्ट्र की 11 साल पुरानी मांग है, स्पष्ट रूप से एक चुनावी चाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर घोषणा की कि मराठी भारत का गौरव है और यह सम्मान हमारे देश के इतिहास में मराठी के समृद्ध सांस्कृतिक योगदान को मान्यता देता है। इस बार महाराष्ट्र विधानसभा के सियासी रण में महाविकास आघाड़ी और महायुति एक दूसरे के आमने सामने होंगे। दोनों पक्षों के लिए यह चुनाव करो या मरो की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे और इस सरकार का मौजूदा काल 26 नवंबर तक है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए महज 2 दिन का समय मिलेगा और इसी बात का शिवसेना उद्धव गुट को ऐतराज है। संजय राउत कहते हैं कि सरकार गठन के लिए केवल 48 घंटे का समय दिया गया है। यह बीजेपी की चाल है ताकि एमवीए दावा करने में असमर्थ हो। वैसे संजय राउत जो पक्ष उठा रहे हैं उसमें दम तो है। अगर दोनों धड़े जादुई आंकड़े से पीछे रह जाते हैं तो यह बात सच है कि किसी के पास खरीद फरोख्त करने का समय ही नहीं होगा
और ऐसी सूरत में गवर्नर रूल लगाना संवैधानिक बाध्यता हो जाएगी। अब यदि ऐसी स्थिति का निर्माण होता है तो ऊंट किस करवट बैठेगा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा दल बेहतर ढंग से बार्गेनिंग करने में कामयाब होता है। इंतजार करिए और एंजॉय करिएगा महाराष्ट्र और झारखंड के लोकसभा का। हम आपके लिए रोचक खबरें लेकर के आते रहेंगे, बीच बीच में बात करते रहेंगे रायपुर की दक्षिण विधानसभा की, जहां पर भी इस बार का चुनाव बड़ा रोचक होने वाला है। बृजमोहन अग्रवाल के लोकसभा जाने के बाद खाली हुई सीट में उन्हीं के भरोसेमंद सुनील सोनी को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान से उतार दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी भी पत्ते नहीं खोले हैं। उनकी सलाह सुगार चल रही है, बातें चल रही हैं, कभी चुनाव चल रहा है, इंतजार है कांग्रेस के कैंडिडेट का नाम उजागर होने का। फिलहाल आप भी इंतजार करिए, मिलूंगा अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।